नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मानव भूगोल के तीसरे जो प्रमुख सिद्धांत हैं, क्षेत्र विभेदीकरण या क्षेत्र विविधता का सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले दो सिद्धांत पढ़े थे, पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत और दूसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत। इनसे ही जुड़ा हुआ तीसरा जो ये सिद्धांत है, क्षेत्र विभेदीकरण का सिद्धांत, जिसको वातावरण समायोजन सिद्धांत भी कहते हैं और विशिष्ट जीवन पद्धति सिद्धांत भी कहा जा सकता है। क्योंकि जो क्षेत्र विविधता है या क्षेत्र विशेषता जो है, वो विशेषता मानवीय तत्वों और भौगोलिक तत्वों के बीच में जो अंतर संबंध होता है, जो क्रियाएं अंतर क्रियाएं होती हैं, जो सामंजस्य और समायोजन की जो स्थिति होती है इन दोनों तत्वों के बीच में, उसके फलस्वरूप ही उसकी विशिष्ट पहचान बनती है और उसकी क्षेत्रीय विविधता स्थापित होती है। इसीलिए इसको विशिष्ट जीवन पद्धति सिद्धांत भी कह सकते हैं। हमें ये जानना होगा कि भूतल के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, वहाँ के जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक तत्व हैं, उनमें समानता नहीं होती है और उनमें पर्याप्त मात्रा में विविधता पाई जाती है जो स्पष्ट होती है। क्षेत्रीय विभेदीकरण को स्पष्ट करना और इन विविधताओं का वर्णन एवं व्याख्या करना मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। तो मानव भूगोल का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? जो क्षेत्र विशेष की जो विशिष्ट पहचान है, जो उसकी विविधता है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अलग क्यों है, उसकी व्याख्या करना, उसके पीछे के कारणों की व्याख्या करना और मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है उस क्षेत्र विशेष में, उसकी व्याख्या करना, उसके पीछे के कारणों को स्पष्ट करना ही मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य भी है। पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में भौतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों के वितरण में विषमता हमें स्पष्ट दिखाई देती है, जिसको हम बहुत सारे उदाहरण से आगे समझेंगे। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कोई आज का नहीं, विचार बहुत समय से ही चला आ रहा है। हिकेटियस, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था या इस विचार को प्रतिपादित किया था। स्ट्रैबो जो रोमन विद्वान थे, उन्होंने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में भूगोल को एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान या प्रदेश विज्ञान के रूप में भी कहा था। उन्होंने तो इसको प्रादेशिक भूगोल के रूप में भी कहना ज़्यादा उचित समझा। अब हमें ये समझना होगा कि जो भूगोल है, भूगोल में बहुत सारे द्वैतवाद होते हैं। जैसे मैंने बात पहले की थी कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये एक द्वैतवाद है। उसी से जुड़ा हुआ एक है सामान्य भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल या विशिष्ट भूगोल। सामान्य भूगोल में हम किसी भी भौगोलिक तत्व का जो पृथ्वी के ऊपर वितरण है, उसके बारे में समझते हैं और उसके आधार पे अलग एक सामान्य नियम प्रतिपादित करते हैं। उन सामान्य नियमों का जो अध्ययन है, उसकी सत्यापित करने की जो क्रिया है, वह हम क्षेत्र भूगोल में करते हैं कि आखिर हम क्षेत्र भूगोल में एक क्षेत्र विशेष की, ये विशिष्ट भूगोल है जिसमें क्षेत्र विशेष की विशेषता को, विविधता को जानने की कोशिश की जाती है और ये मानवीय और भौगोलिक तत्वों के बीच के अंतर संबंधों को जानने की कोशिश की जाती है, जो कि उस क्षेत्र विशेष को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। आगे स्ट्रैबो के बाद में मध्यकाल में अल्फ्रेड हेटनर ने भी इस जो क्षेत्रीय भूगोल है या क्षेत्रीय विविधीकरण के सिद्धांत है, इसको बढ़ावा दिया। उन्होंने क्षेत्र वर्णनी विज्ञान और प्रदेशों के अध्ययन को महत्व दिया। विडाल डी ब्लास ने तो एक क्षेत्र को विशेष नाम दिया पेज, जो कि पेज ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत छोटे हैं, ज़्यादा बड़े उसका आकार नहीं होता है, लेकिन उसमें एक रूपता होती है। तो एक रूप लघु क्षेत्र के रूप में पेज को उन्होंने महत्व दिया और जो कि
एक तरीके के क्षेत्रीय विशिष्टता को, क्षेत्रीय विविधता को ही दर्शाता है। हंटिंगटन ने भी, जो कि निश्चयवाद के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने भी क्षेत्रीय विभेदीकरण और विशिष्टीकरण पर विशेष रूप से बल दिया था। हमें ये जानना होगा कि पृथ्वी के ऊपर जो भौतिक तथ्य हैं या सांस्कृतिक तथ्य हैं, वो उनकी विविधता बहुत स्पष्ट होती है। आपको उच्चावच की विविधता दिखाई देगी, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, मैदान हैं, झील, घाटियाँ हैं। और जल और स्थल की विविधता आपको स्पष्ट दिखाई देगी, जलवायु की विविधता आपको स्पष्ट दिखाई देगी, और जलवायु से संबंधित जो भी विभिन्न घटक हैं वो भी स्पष्ट आपको दिखाई देंगे। जल और स्थल की बात करें तो हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जल और स्थल का विस्तार हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग ज़्यादा है और उसका विस्तार ज़्यादा है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे कि सागर का विस्तार ज़्यादा है। उसी प्रकार से वनस्पतियों के वितरण में भी प्रादेशिक विभिन्नता है, मिट्टियों के वितरण में भी प्रादेशिक विभिन्नता है, पशु जगत के वितरण में भी प्रादेशिक क्षेत्रीय विविधता है या प्रादेशिक विविधता है। और सांस्कृतिक तथ्यों की बात करें या तत्वों की बात करें तो मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो उनका भी अध्ययन करें तो क्षेत्रीय विभिन्नता या विविधता दिखाई देती है। मानव की जो संस्कृति है, उसका रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, जीवन शैली है, उसमें भी विविधता दिखाई देती है। जनसंख्या के वितरण और मानव अधिवासों के वितरण में भी विभिन्नता दिखाई देती है। परंतु ये जो विभिन्नता है उसका अध्ययन, उसका वितरण का अध्ययन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका हमारा उद्देश्य यह है कि एक क्षेत्र विशेष की विशिष्ट पहचान किस कारण से है, वही हम इस सिद्धांत के अंतर्गत, क्षेत्र विभेदीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं।